नमस्कार, मैं राहुल सर आपका आपके अपने चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित हम लोगों ने पिछली कक्षा में अजंता गुफा पे चर्चा किया था। एक क्लास हम लोग ले चुके हैं अजंता गुफा से संबंधित। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखिए, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा ताकि बात समझ में आवे। अच्छा, एक चीज़ ये बता दें कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने नए लोग हैं, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करते रहिएगा आप लोग। हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और सब्सक्राइब से। तो आज का हमारा बिंदु है अजंता गुफा का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, उसी में आज अगली कड़ी लेकर उपस्थित हम हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अजंता गुफा के बारे में पढ़ा था, इसके नामकरण के बारे में, इसकी स्थिति क्या है, कहाँ पर ये गुफा स्थित है और किसने इसकी खोज की और किन किन पुरातत्वविदों का अथवा विद्वानों का इन गुफाओं की खोज करने का श्रेय जाता है। किन किन विद्वानों ने यहाँ पर प्रतिलिपियाँ, इन भित्तिचित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की, ये हमने चर्चा पिछली कक्षा में कर ली है। यदि आप नहीं देखे हैं तो पिछली कक्षा को आप जाके देख सकते हैं। आज हमें पढ़ना है, अगली कड़ी आज हमारी है अजंता के गुफाओं की सुरक्षा। हमें अजंता गुफाओं की सुरक्षा के बारे में आज पढ़ना है और देखना है कि इन गुफाओं के सुरक्षा के क्रम में क्या क्या बातें हमको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात कर ले अजंता के भित्तिचित्रों की सुरक्षा के बारे में, ये गुफाओं के भित्तिचित्रों की बात हो रही है। हम अजंता के गुफाओं में जो भी भित्तिचित्र पाए गए हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित आज की वीडियो में लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। अजंता के गुफाओं के भित्तिचित्रों की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि यहाँ से इन गुफाओं से होकर जो भी यात्री यात्रा करते थे, भाई पद यात्रा करते थे, उस समय हवाई जहाज, मोटरसाइकिल और रेलगाड़ी तो थी नहीं, तो पैदल यात्रा करते थे। कुछ व्यापारियों का भी आवागमन उसी रास्ते से होता था और कुछ यात्रा दल भी उधर उसी रास्ते से आते जाते रहते थे। कुछ निजाम के छोटे छोटे कर्मचारी थे, उनका भी बड़ा योगदान रहा है कि इन भित्तिचित्रों की सुरक्षा को नष्ट करने का, इन भित्तिचित्रों को नष्ट करने में। यानी अजंता के जो भित्तिचित्र हैं इनको नष्ट करने में निजाम के छोटे कर्मचारियों के साथ साथ उस रास्ते से पदयात्रा करते हुए जो यात्रा दल जाता था वो भी वहाँ विश्राम के लिए रुक जाता था और विश्राम करने के नाम पे वहीं रुकता था, वहीं भोजन खाना पकाता था। तो काफ़ी मात्रा में धुआं धक्कड़ के कारण गुफा के जो भित्तिचित्र है वो नष्ट हो गए। निजाम के जो छोटे कर्मचारी थे वो क्या काम करने लगे कि छोटे गुफाओं में जो छोटे छोटे चित्र आकृतियाँ थी भित्तिचित्रों की, उनको उकेर कर, खुरेद कर, उनको खोद कर नीलाम करने का, बेचने का काम करते थे, उससे धन कमाते थे। अच्छा, सब तो सब करते थे। एक बहुत ही बड़े पुराविद थे जिनका नाम मिलता है डॉक्टर बर्ड। क्या नाम मिलता है? डॉक्टर बर्ड। ये पुराविद थे। क्या थे? पुराविद थे। इनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये क्या काम करते थे कि अजंता के भित्तिचित्रों की जो चित्रावली थी, जो चित्र छपे हुए थे उनकी गुफाओं के भित्तियों पर, उनको खुरेद कर, खोद कर, निकाल कर ले जाकर बम्बई के म्यूजियम में रखने का काम करते थे, सजाने का काम करते थे। ऐसे लोग थे जो अजंता के गुफाओं में जो प्यारा सा भित्तिचित्र पाया गया है उनको नष्ट करने में डॉक्टर बर्ड का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनके साथ साथ कुछ यात्री दल थे जो वहाँ पर ठहरते थे, खाना पीना बनाते
जाते थे धुआं धक्कर से। पशु पक्षी, अगर पक्षियों की बात कर ली जाए तो दो पक्षियों ने ज़्यादातर वहाँ पर नुकसान पहुँचाया, क्षति पहुँचाई है उन भित्ति चित्रों की। एक है कबूतर और दूसरा है चमगादड़। ये दोनों पक्षी काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में वहाँ पाए गए और इन्होंने वहाँ पर जाकर खूब गंदगी फैलाई, जिसके कारण अजंता के भित्ति चित्र बहुत ही ज़्यादा नष्ट हो गए। डॉक्टर बड़ पुरावित तो थे ही, लेकिन ये भी बहुत नुकसान पहुँचाए। अगर इसके सुरक्षा की बात कर ली जाए, इसके सुरक्षा की बात कर ली जाए तो पहली बार अजंता के भित्ति चित्रों की सुरक्षा के बारे में ध्यान दिया गया तो 1903 और 1904 में अजंता के भित्ति चित्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पहली बार ध्यान दिया गया। और जो अजंता के भित्ति चित्र, जो प्रमुख भित्ति चित्र थे अजंता गुफा के, यानी अजंता गुफाओं में जो प्रमुख भित्ति चित्र थे उन पे क्या कर दिया गया, लोहे की जाली लगवा दी गई। क्या लगवा दिया गया? लोहे की जाली लगवा दी गई। कब? सन 1903 से लेकर 1904 के बीच में। यदि आपको ऑप्शन में 1903 मिल जाए तो ऑप्शन में 1904 नहीं रहेगा, 1904 मिलेगा तो 1903 नहीं मिलेगा। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इन दोनों में से कोई भी आता है तो आप उसी पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, जब प्रमुख चित्रों पर लोहे की जाली लगवा दी गई 1903 और 1904 के मध्य, तो बाद में ये होता है कि 1908 में, सन 1908 ईस्वी में यहाँ पर क्यूरेटर की एक नियुक्ति हो जाती है। किसकी? क्यूरेटर की, यानी सुरक्षाकर्मी। सुरक्षाकर्मी कहने का मतलब ये नहीं है कि ये जो एटीएम के सामने बंदूक लेके बैठे रहते हैं वो सुरक्षाकर्मी, ये सब नहीं थे। ये सुरक्षाकर्मी वो थे जिनको इन गुफाओं के भित्ति चित्रों के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी थी, जो चित्र बनाना भी जानते थे। यानी एक प्रकार से कहा जा सकता है कि वे पूर्णतः चित्रकार थे। उन्हीं चित्रकारों की नियुक्ति क्यूरेटर के रूप में की गई ताकि ये वहाँ का ध्यान और गुफाओं के भित्ति चित्रों का रख रखाव सुविधा रूप से कर सकें। तो 1908 में यह क्वेश्चन आपसे खूब पूछता है कि अजंता की गुफाओं की सुरक्षा के लिए क्यूरेटर की नियुक्ति कब की गई। तो क्यूरेटर की नियुक्ति कब की गई? 1908 ईस्वी में। तो 1908 ईस्वी में क्यूरेटर की नियुक्ति तो हो गई। फिर बात आती है 1920 से लेकर 1922 ईस्वी के मध्य, 1920 से लेकर 1922 ईस्वी के मध्य इटली से दो कलाकार, यानी पुरातत्वविद के रूप में दो कलाकारों को इटली से बुलाया जाता है कि अजंता के गुफाओं की साफ सफाई बेहतरीन तरीके से करवाई जा सके। तो अजंता के गुफाओं के भित्ति चित्रों की सुरक्षा हेतु उनकी साफ सफाई एवं रख रखाव के लिए इटली से लोरेंजो सिकोनी और कांट ओर्सिनी, किसका? लोरेंजो सिकोनी और कांट ओर्सिनी, ये दो नाम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1920 से 1922 ईस्वी के मध्य इटली से इन विद्वानों को बुलाया जाता है कि अजंता के गुफा के जो भित्ति चित्र हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी साफ सफाई के लिए, हालांकि इनको तो उनकी साफ सफाई के लिए ही बुलाया जाता है। लोरेंजो सिकोनी और कांट ओर्सिनी इटली के थे, इनको बुलाया जाता है कि आप दोनों भाई आइए और आके जो है अजंता के भित्ति चित्रों की सुरक्षा हेतु, उनके रख रखाव हेतु और साफ सफाई के लिए, विशेषतः इनको अजंता के भित्ति चित्रों की साफ सफाई के लिए ही बुलाया गया। किनको? लोरेंजो सिकोनी और कांट ओर्सिनी को। ये 1920-22 के मध्य रहकर वहाँ पर ये दोनों
आदमी हालांकि बहुत ही अच्छे आदमी थे, तो डॉक्टर बर्ड की तरह खैचर नहीं थे। तो डॉक्टर बर्ड तो बहुत बड़ा खच्चर आदमी था। वो क्या काम करता था कि गुफा के भित्ति चित्रों को खोद कर उनको ले जाकर बम्बई के म्यूजियम में रखने का, सजाने का काम करता था। उसको इतना ज्ञान नहीं था कि अजंता के जो भित्ति चित्र हैं इनकी क्या अहमियत है। तो लोरेंजो सिकोनी और कांट ओर्सनी 1920-22 ईस्वी में आते हैं भारत, और यहाँ पर अजंता के गुफाओं के साफ सफाई के लिए आते हैं और काम शुरू कर देते हैं। तो ये जब आते हैं तो देखते हैं कि हजारों वर्षों से, भाई 1-2 साल से नहीं, हजारों वर्षों से अजंता के गुफाओं में या उनके भित्ति चित्रों पे जो गंदगियाँ पशु पक्षी मानव के द्वारा फैलाई गई है, उसमें क्या काम करते हैं, ये साफ करने के लिए कुछ केमिकल का प्रयोग करते हैं। बिना केमिकल के स्पष्ट रूप से ये भित्ति चित्र स्पष्ट रूप से साफ नहीं हो पा रहे थे, तो उनको मजबूरन किसी न किसी केमिकल का प्रयोग करना पड़ा। और उसी केमिकल के प्रयोग करने के कारण अजंता के जो भित्ति चित्र हैं, उन भित्ति चित्रों का जो चमक था वो थोड़ा सा फीका पड़ गया। अजंता के भित्ति चित्रों का जो चमक था वो क्या पड़ गया, फीका पड़ गया, क्योंकि ये दोनों लॉरेंस सिकोनी और कांट ओर्सनी उसकी सफाई करने के लिए उसमें क्या काम कर दिए, कुछ केमिकल का प्रयोग कर दिए। उसी केमिकल के दुष्प्रभाव के कारण हालांकि सफाई तो बेहतरीन तरीके से हो गई, लेकिन उसकी जो चमक थी, दमक थी, वो थोड़ा सा क्या पड़ गई, फीकी पड़ गई। फिर आगे चलकर 1956 ईस्वी में 1956, अगर 1956 न मिले तो 1953 अवश्य मिलेगा। अगर दोनों मिल जाते हैं ऑप्शन में तो हम 1956 को वरीयता देंगे। यदि ऑप्शन में 1956 नहीं मिलता है तो हम 1953 पे चले जाएंगे। ये वही समय है जब ये 1956 का वही समय है जब भारतीय पुरातत्व विभाग ने अजंता के भित्ति चित्रों को या अजंता की गुफाओं की सुरक्षा को अपने हाथ में ले लिया। कब ले लिया, 1956 या 1953, दोनों सन मिलते हैं, आप इनको याद रखिएगा। उसके बाद 1956 यदि ऑप्शन में मिल जाए तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे, ये मिल जाए तो ये दोनों एक साथ मिलते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अजंता की गुफाओं अथवा उनके भित्ति चित्रों की सुरक्षा हेतु भारतीय पुरातत्व विभाग ने अजंता की गुफाओं को सुरक्षा के लिए अपने हाथों में कब लिया, तो आप बता सकते हैं कि 1956 ईस्वी में। यदि 1956 ईस्वी आपके ऑप्शन में नहीं मिलता है, विकल्प में नहीं रहता है, तो आप 1953 पे चले जाएंगे। यदि ऑप्शन में दोनों मिलते हैं तो हम 1956 को वरीयता देंगे। किसको, 1956 को, 1956 इसी को हम वरीयता देंगे। फिर आगे चलकर सन 1983 ईस्वी में 1983 ईस्वी में क्या होता है, 1983 ईस्वी में यूनेस्को ने इन गुफाओं को यानी अजंता की गुफाओं को सन 1983 ईस्वी में यूनेस्को क्या काम करता है कि 1983 ईस्वी में इस अजंता की गुफा को विश्व विरासत की सूची में यानी विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लेता है। इसमें शामिल करता है विश्व विरासत या विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को। और 1983 ईस्वी में अजंता की गुफा को क्या कर लेता है, विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लेता है। फिर आगे हम बात कर लें, यदि आगे बात करें तो अजंता के गुफा का स्वरूप कैसा था। अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, इनको भाइयों आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। और नए हमारे भाई जो जुड़े हैं हमसे, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अजंता की गुफाओं का स्वरूप। अजंता के गुफाओं का स्वरूप यानी अजंता के गुफाओं का स्वरूप कैसा था। तो हम कह सकते हैं कि दो शब्दों में यदि कहा जाए, एक लाइन में, कि अजंता के गुफाओं के यदि स्वरूप की बात की जाए तो अजंता के गुफाओं का स्वरूप दो प्रकारों में विभक्त था। एक तो
चैत्यगृह और दूसरा बिहार। कहने का ये मतलब है कि अजंता के जो गुफा है, अजंता का जो गुफा है, उनके स्वरूप को दो वर्गों में विद्वानों ने विभक्त कर दिया। एक को चैत्यगृह बताया और दूसरे को बिहार बताया। एक को क्या बताया? चैत्यगृह। इसी चैत्यगृह को इसी चैत्यगृह को स्तंभ गुफा भी कहा जाता है। इसी चैत्यगृह को क्या कहा जाता है? स्तंभ गुफा। आपसे चैत्यगृह कह ले या स्तंभ गुफा कह ले, बात एक ही है। तो विद्वानों ने अजंता के गुफा के स्वरूप को दो भागों में विभक्त कर दिया। एक को चैत्यगृह या गुफा स्तंभ गुफा बताया और दूसरे को बिहार बताया। ये तो चैत्यगृह होता था, ये बौद्ध भिक्षुओं का पूजा घर होता था। क्या होता था? पूजा घर या मंदिर। बौद्ध भिक्षुओं के पूजा करने के स्थान को चैत्यगृह कहा गया, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु बैठ कर या जैसे भी अपना पूजा पाठ करते थे, उसको उसी पूजा स्थल को, उसी पूजा घर को या उसी मंदिर को क्या कहा गया? चैत्यगृह कहा गया। और बिहार किसे कहा गया? ये तो भाई जहाँ बैठकर पूजा पाठ करते थे उसे चैत्यगृह कह दिया गया। लेकिन बौद्ध भिक्षु जहाँ विश्राम करते थे, आराम करते थे, उनके विश्राम करने के स्थान को ही क्या करते थे? विश्राम करने के स्थान को बिहार कह दिया गया। तो चैत्यगृह और बिहार, ये दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी कि अजंता के अंतर्गत जितनी भी गुफाएं पाई गई हैं, उन सारी गुफाओं को दो भागों में बांट दिया गया। एक को चैत्यगृह और दूसरे को बिहार के रूप में। जहाँ पर बौद्ध भिक्षु बैठकर पूजा पाठ करने का काम करते थे उसे चैत्यगृह कहा गया, और जहाँ वो विश्राम करते थे बौद्ध भिक्षु, जहाँ पे आराम करते थे, उसे बिहार कहा गया। क्या कहा गया? बिहार कहा गया। तो अजंता में जो चैत्यगृह हैं, इनकी संख्या कुल कितनी बताई गई है? इनकी संख्या कुल 6 बताई गई है। चैत्यगृह की संख्या कुल 6 बताई गई है। चैत्यगृह कहीं किसी किताब में 5 भी मिलता है, तो उस पर आप मत जाइएगा, हम बता रहे हैं कैसे 5 मिलता है। एक गुफा है 9, गुफा संख्या 10, 9, 10, 19, 26, 29 और 30, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, 19, गुफा संख्या 26, गुफा संख्या 29 और गुफा संख्या 30। इन 6 गुफाओं को चैत्यगृह या चैत्य गुफा के रूप में विभक्त कर दिया गया। यही जो आपके सामने 6 गुफाएं दिखाई दे रही हैं, गुफा संख्या 9, 10, 19, 26, 29 और 30, यानी 9, 10, 19, 26 और 30, 29 और 30, ये जो 6 गुफाएं हैं इन्हें चैत्यगृह या चैत्य गुफा कहा गया। यहीं पर बौद्ध भिक्षु बैठकर इन्हीं गुफाओं में पूजा पाठ करने का काम करते थे। बकिया जो शेष 24 गुफाएं बच रही, टोटल 30 गुफाएं पाई गई है अजंता की गुफाओं में, जो शेष 24 गुफाएं बच रही हैं वही क्या हैं? वही अजंता के बिहार गुफा के रूप में जानी गई। किसके रूप में? अजंता के बिहार गुफा के रूप में जानी गई। यानी जो अजंता की गुफाओं का स्वरूप है उसको 2 वर्गों में बांटकर, एक चैत्यगृह और दूसरे को बिहारगृह। तो चैत्यगृह के अंतर्गत कुल 6 गुफाओं को रखा गया, जिसके अंतर्गत गुफा संख्या 9, 10, 19, 26, 29 और 30 इनको रख दिया गया। आप देखे होंगे कहीं इन गुफाओं की संख्या, जो चैत्य गुफाएं हैं, कहीं इनकी संख्या 5 बताई गई है। 5 इसलिए बताई गई है, वहाँ पर इस तीसरी गुफा को छोड़कर गिना जाता है और उसमें केवल 9, 10, 19, 26 और 29 नंबर की ही गुफा आती है। क्योंकि कारण यह था कि 1958 ईस्वी में ये तीसरी गुफा की खोज होती है। कब? 1958 ईस्वी में। उससे पहले की जो जानकारी हमारी पुस्तकों में पुराने पैटर्न पे छपी हुई है, उन पे इस तीसरी गुफा, यानी जो तीसरी गुफा मतलब
14 और 15 गुफा के मध्य में जो नई गुफा 1958 में खोज की गई, उसे क्रमांक संख्या के आधार पर 30वां कहा गया, लेकिन उसको हम किस नाम से जानते हैं? 15 के नाम से जानते हैं। जब इसको जोड़ दिया गया, यानी गुफा संख्या 30वीं को जोड़ दिया गया, तो उनकी संख्या कुल कितनी हो गई? उनकी संख्या 6 हो गई। यदि आपको विकल्प में चैत्य गृह पूछ लिया जाए अजंता के स्वरूप के बारे में, तो आप उनकी संख्या 5 बताइएगा। यदि विकल्प में 6 न रहे तब, यदि विकल्प में 6 रहेगा और 5 भी रहेगा, तब हम चैत्य गृहों की संख्या कितनी बताएंगे? कुल 6 बताएंगे। यदि 6 रहेगा तो 6 बताएंगे, विकल्प में 6 और 5 दोनों रहेगा तो वरीयता हमेशा हम 6 को देंगे। यदि विकल्प में 6 नहीं है तो ये 5 जरूर रहेगा, तो हम उसी 5 पर टिक लगा देंगे और बता देंगे कि अजंता के गुफाओं के स्वरूप के बारे में जो विभक्तियां की गई हैं 2 वर्गों में, उसमें से जो चैत्य गृह की विभक्ति हुई है उसके अंतर्गत कुल 5 या 6 प्रकार की गुफाएं हैं। यदि 6 ऑप्शन में रहेगा तो कोई बातें नहीं है, यदि 6 ऑप्शन में न रहे तो 5 पे हमें लगा देना है। तो ये हो गए उसके स्वरूप के बारे में। अब इसी कड़ी में हम जान लेते हैं कि ये जो बौद्ध धर्म था, यह बौद्ध धर्म आगे चलकर 2 संप्रदायों में विभक्त हो जाता है। एक को हम कहते हैं हीनयान और दूसरी को कहते हैं महायान। बौद्ध धर्म आगे चलकर 2 संप्रदायों में मित्रों विभक्त हो जाता है। जब यह 2 मतों में विभक्त हो गया, 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, तो उसका प्रभाव अजंता की गुफाओं पर भी पड़ा। कुछ गुफाओं के जो चित्र हैं, भित्ति चित्र हैं, उन पर महायान संप्रदाय के लोगों का ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है, और कुछ गुफाएं ऐसी हैं जिन पर हीनयान संप्रदाय के भिक्षुओं का ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। अगर हम बात कर लें हीनयान संप्रदाय के प्रभावित जो अजंता की गुफाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ये जो 6 गुफाएं हैं, कुल 6 गुफाएं ये जो दिखाई दे रही हैं आपके सामने, गुफा संख्या 8, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 12, गुफा संख्या 13, यानी गुफा संख्या 8 से लेकर 13 तक कुल ये जो 6 गुफाएं हैं, इन गुफाओं में हीनयान संप्रदाय के भिक्षुओं का या मतानुयायियों का ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसीलिए इन 6 गुफाओं को 8 से लेकर 13 के अंतर्गत जो 6 गुफाएं आती हैं, इनको किसके अंतर्गत रखा जाता है? हीनयान के अंतर्गत रखा जाता है। और शेष जो 24 गुफाएं बचती हैं, वह किससे संबंधित है? आपके महायान से संबंधित है। किससे संबंधित है? महायान से संबंधित है। ये हम बात कर लिए अजंता के स्वरूप के बारे में। अजंता के स्वरूप के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब हम बात करेंगे, 1 मिनट इसको साफ कर दें। अब हम बात करेंगे अजंता गुफा। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि हमने जो बताया वो अलग अलग पुस्तकों में कहीं कहीं आपको 5 भी मिल जाएगा और कहीं कहीं 6 भी मिल जाएगा। उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हमने स्पष्ट कर दिया कि यदि जहाँ 6 मिल जाए वहीं टिक लगा देना है, 5 और 6 दोनों चैत्य गुफा के रूप में मिल जाए, हमेशा हमको 6 को वरीयता देनी है। और यदि ऑप्शन में विकल्प में 6 न रहे तो हम 5 पे जाएंगे, तो वही हमारा सही होगा। अगली हेडिंग आपको हमें पढ़नी है, अजंता गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं, यानी अजंता गुफा के 1 मिनट, अजंता में गुफाओं की संख्या। इसके पहले हमने स्वरूप के बारे में बात किया अजंता गुफा के। अब हम बात कर ले रहे हैं अजंता गुफा के संख्या के बारे में कि अजंता की गुफाएं आखिर संख्या में है कितनी।
तो कह सकते हैं कि अजंता के गुफा के बारे में जो हमें पुरानी जानकारी मिलती है उसमें कुल इनकी संख्या 29 बताई गई। कितनी? 29। पहले की जानकारी जो थी उसमें हमें जो पुरानी पुस्तक में आप देखेंगे वहाँ पर भी 29 गुफा ही दिखाई देगी आपको। कितनी? 29। पहले 29 गुफा थी। अजंता की जो गुफा थी ये अर्धचंद्राकार यानी घोड़े के नाल के आकार की थी या अर्धवृत्ताकार के आकार की थी। और यहाँ पर जो गणना की जाती थी इन गुफाओं की, कुल 30 गुफाओं की, हालांकि पहले तो 29 ही थी, बाद में 1958 में 30वीं गुफा की खोज की गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसी 14 और 15 के बीच में, इसी 14 और 15 के बीच में एक नई गुफा 1958 में खोजी गई जिसे 15 कहकर संबोधित किया गया, जिसको मिलाकर अब कुल गुफाओं की संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई। यदि विकल्प में आपके 30 और 29 दोनों रहेंगे तो हम हमेशा वरीयता 30 को देंगे। यदि विकल्प में 30 नहीं रहेगा, आपसे प्रश्न पूछ ले कि अजंता की गुफा में कुल कितनी गुफाएं स्थित हैं या कितनी गुफाएं पाई गई हैं, हमारा एक ही जवाब होगा कि अजंता की गुफा में कुल 30 गुफाएं पाई गई या स्थित हैं। यदि विकल्प में 30 नहीं है तो हम 29 बताएंगे। यदि विकल्प में 30 और 29 दोनों है तो हम वरीयता हमेशा किसको देंगे? इसी 30 को देंगे, क्योंकि यही फैक्ट है कि आज के डेट में अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? कुल 30 गुफाएं हैं। कुल कितनी गुफाएं हैं? कुल 30 गुफाएं हैं। और ये जो 30वीं गुफा है, जो 30वीं गुफा है, 30वीं गुफा में कोई भी चित्र नहीं है, कोई भी चित्र नहीं पाया गया है, यानी सारे के सारे चित्र नष्ट हो गए हैं। और यही सबसे छोटी गुफा है, यही 30वीं सबसे छोटी गुफा है। और सबसे बड़ी गुफा की बात कर ली जाए अजंता की तो 29वीं गुफा जो है वही सबसे बड़ी गुफा है। यानी अगर छोटी गुफा की बात करें तो 30 नंबर की सबसे छोटी गुफा है, और बड़ी गुफा की बात कर ले तो 29वीं गुफा सबसे बड़ी गुफा है। अब हम बात कर लेते हैं कि अजंता के गुफाओं का गणना क्रम के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे? अब यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी, हमें जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है आप लोगों के सामने। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अब हम बात करेंगे अजंता के गुफाओं का गणना क्रम। अजंता के गुफाओं का गणना क्रम के बारे में हम जानेंगे कि अजंता की गुफाओं की गणना किस प्रकार की जाती है। इसके पहले तो हमने बता दिया कि संख्या कुल कितनी है? 30। यदि ऑप्शन में 30 नहीं है तो हम 29 को टिक करके आगे निकल जाएंगे। अगर हम बात कर लें कि अजंता के गुफाओं के गणना क्रम के बारे में, तो अजंता के गुफाओं की जो गणना की जाती है वह पूरब से पश्चिम की ओर की जाती है। किससे? पूरब से पश्चिम की ओर की जाती है। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से और क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अजंता के गुफाओं की गणना किस क्रम में की जाती है। तो हमेशा आप बताइएगा, याद रखिएगा कि अजंता के गुफाओं की जो गणना है वह पूरब से लेकर पश्चिम की तरफ की जाती है। यानी पहले नंबर की गुफा जो होगी यही पूरब से शुरू होगी। ये जो अर्धचंद्राकार या घोड़े के नाल के आकार की गुफा बनी है यही पूरब से शुरू होगी। यही 1 2 3 4 5 इसी क्रम में हम 30वीं गुफा तक जाएंगे। यानी पूरब से पश्चिम की तरफ इन गुफाओं की गणना की जाती है। ये गणना औरंगाबाद में जो सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है, उसी सतपुड़ा की पहाड़ी पे जो है अर्धचंद्राकार के आकार में लगभग 600 गज में विस्तार है। यानी पूरे कितने गज में फैली हुई है यह गुफाएं अर्धचंद्रा आकार में या घोड़े के नाल के आकार में, तो कुल यह 600 गज में फैली हुई है। यानी अजंता की गुफाएं कितने गज में फैली हुई हैं? आपसे प्रश्न पूछ ले तो आप बताइएगा वे 600 गज में फैली हुई हैं। अगर आपसे मीटर में पूछ लेगा तो आप बता देना कि यह 540 मीटर में फैली हुई है। अजंता की गुफाएं 600 गज या 500 मीटर में फैली हुई है। किसमें? 600 गज या 500 मीटर में फैली हुई है। अब हम
बात कर लेते हैं, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि अजंता के गुफाओं की गणना किस प्रकार हुई। अब हम बात कर लेते हैं अजंता के सुरक्षित चित्रों के बारे में। अब हम किसके बारे में बात कर लेंगे? अजंता के, एक सेकंड, अगली हेडिंग हमारी होगी अजंता के सुरक्षित चित्रों के बारे में। हमारी हेडिंग क्या है कि अजंता के सुरक्षित चित्रों के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि गुफा संख्या कौन कौन सी गुफा ऐसी हैं जहां पर अजंता के अंतर्गत जो भित्ति चित्र हैं वे सुरक्षित पाए गए हैं। अगर बात कर ली जाए सन 1910 ईस्वी तक, 1910 ईस्वी तक, तो 1910 ईस्वी तक कुल ऐसी 9 गुफाएं थी। कितनी? 9 गुफाएं। कुल ऐसी 9 गुफाएं थी जिनमें चित्र सुरक्षित पाए गए। कुल कितनी गुफाएं हैं अजंता के अंतर्गत? सर 1910 ईस्वी की बात कर रहा है। सन 1910 ईस्वी में वहाँ पर देखा गया कि अजंता के जो गुफा हैं उन गुफाओं में जो भित्ति चित्र हैं वो कुल कितनी ऐसी गुफाएं हैं जिनमें कुल भित्ति चित्र सुरक्षित पाए गए हैं। कुल ऐसी 9 गुफाएं हैं जिनमें भित्ति चित्र सुरक्षित पाए गए हैं। गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 16, 19 और 21। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9, 10, 1, 2, 9, 10, 4 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, यानी कुल 9 गुफाएं। ये जो आपकी गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 11, 16, 17, 19 और 21, ये जो गुफाएं आपके सामने दिखाई दे रही हैं, ये 1910 ईस्वी में जब देखा गया विद्वानों के द्वारा, यहाँ पर कुल ऐसी 9 गुफाएं मिली। वह 9 गुफाओं में पहली गुफा, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 16वीं, 17वीं, 19वीं और 21वीं। कुल ये जो 9 गुफाएं हैं, इन्हीं 9 गुफाओं में 1910 ईस्वी तक कुल चित्र पाए गए। कितने? यही इतने चित्र पाए गए। 1910 ईस्वी तक अजंता की गुफाओं में कुल 9 गुफाएं ऐसी पाई गई जिनमें उस समय चित्र सुरक्षित थे। आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि सन 1976 ईस्वी में ये घटना आपको याद होगी। इसी समय डॉक्टर अजित घोष ने अजंता गुफा के ऊपर जो अलग अलग विद्वानों या पुरातत्वविदों के द्वारा जानकारी दी गई थी उनको एक जगह संकलित कर अजंता म्यूरल नाम से जो पुस्तक प्रकाशित करवाई थी, वो कब करवाई थी? उसी 1976 ईस्वी में। और इसी समय की बात की जा रही है। तब तक कुल अजंता के गुफाओं में कुल कितने चित्र सुरक्षित पाए गए? कुल 6 गुफाओं में, कुल 6 गुफाओं में सुरक्षित चित्र पाए गए। कुल 6 गुफा में, यानी 1910 में कुल 9 गुफा में सुरक्षित चित्र पाए गए। वो गुफाएं आपके सामने इस प्रकार हैं। और 1976 में आते आते कुल 6 ही गुफा ऐसी बची, 30 गुफा में से केवल 6 ही गुफा ऐसी बची जिनमें क्या चित्र सुरक्षित पाए गए। कितने से? 6 में से कौन सा? एक है गुफा संख्या 2, 9, 10, 16, 17, यानी 1, 2, 9, 10, 16 और 17। यही जो 6 गुफाएं हैं 1976 में जब देखा जाता है, केवल इन्हीं 6 गुफाओं में हमें क्या मिलते हैं? चित्र अवशेष मिलते हैं, यानी सुरक्षित चित्र मिलते हैं। तो अजंता में सुरक्षित चित्रों की बात कर ली गई। सन 1910 ईस्वी में जब देखा गया कि अजंता में कुल 9 गुफाओं में चित्र अभी सुरक्षित हैं, लेकिन 1976 तक आते आते
केवल कुल 6 ही गुफा में सुरक्षित चित्र रह गए। 9 गुफा ये जो 1910 में थी वो 1, 2, 9, 10, 11, 16, 17वीं, 19वीं और 21वीं गुफा थी। और जो 1976 में 6 गुफा पाई गई जिसमें चित्र सुरक्षित पाए गए, उसमें से गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17। यही जो 17वीं गुफा है, यही जो 17वीं गुफा है, इसी में चित्रों की भरमार है। इतने ज़्यादा संख्या में यहाँ पर चित्र पाए गए कि इसी 17वीं गुफा को अजंता की गुफा का चित्रशाला कह दिया गया। कौन सी संज्ञा दी गई? चित्रशाला की संज्ञा दे दी गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अजंता के गुफाओं में, सभी गुफाओं में चित्रशाला की संज्ञा किस गुफा को दी जाती है? तो हमारा एक ही जवाब होगा कि अजंता के गुफाओं में चित्रशाला की संज्ञा केवल गुफा संख्या 17 को दी जाती है। गुफा संख्या 17 को दी जाती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि बात आपके समझ में बेहतरीन तरीके से आ रही होगी। हम अगर अब बात कर लें तो अजंता गुफाओं के निर्माण काल के बारे में बात करना चाहेंगे, लेकिन आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आप व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। नमस्कार।